कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जहां घरों में दुबक कर अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं इस मौके का फायदा उठाकर चोरों ने मकानों व दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर चोलापुर और चौबीपुर में चोर नकबजनी चोरी और लूट को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो इधर लंका क्षेत्र के मल्हिया स्थित आभूषण की दुकान समेत 3 स्थानों पर शुक्रवार की रात चोरों ने ताले चटकाए और 50,000 नगद समेत लाखों के आभूषण, नकदी और सामान उठा ले गए। रमना के निवासी अक्षय सेठ ने मल्हिया में किराए पर आभूषण की दुकान खोली है। शनिवार की सुबह भवन स्वामी बाहर निकले तो दुकान का ताला टूटा देख अक्षय को सूचना दी, जिसके बाद अक्षय दुकान पहुंचे और वहां की स्थिति देखकर पुलिस को सूचना दी। जनवरी में ठंड का सितम जारी है। धूप खिलने से लोगों को दिन में थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही शीतलहर और गलन बेहाल कर दे रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद यदि पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया तो ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। यदि पश्चिमी विक्षोभ दोबारा सक्रिय हुआ तो ठंड का असर आगे भी जारी रहेगा। बीएचओ जियो फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दिन में धूप थोड़ी सी जरूर दिख रही, 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। कोहरा थोड़ा कम हो सकता है। बताया कि 9 तारीख के बाद ठंड कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आया तो फिर ठंड बढ़ेगी। उन्होंने किसानों को फसल को अत्यधिक ठंड से बचाने की सलाह दी। किसान फसलों में पानी भरें। क्या रहेगा मौसम खराब रहेगा ना, तो ऐसी स्थिति तो अभी है ही है कि दिन में आप थोड़ा सा धूप जरूर दिख रही है कल से, लेकिन रात में जैसे ही धूप खत्म हो रही है ठंडक तो बहुत अच्छी खासी हो जा रही है। तो उम्मीदें यही है कि ऐसी ही रहेगी। क्या लग रहा है सर अभी आज 7 तारीख है, कम से कम 2 दिन तक ऐसी उम्मीद और रख सकते हैं कि ठंडक मेंटेन रहे। फॉग की कंडीशन हो सकता है बनारस क्षेत्र में थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उधर फॉग अभी भी है और एग्जिस्ट भी करेगा। बनारस को देखा जाए राहत 9 तारीख के बाद 9 तारीख के बाद थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई और दूसरा सिस्टम आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो कैसा ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है। विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा विलास क्रूज 8 जनवरी को वाराणसी के रविदास घाट पहुंचेगा। कुछ सैलानी काशी दर्शन के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं अन्य पर्यटकों को लेकर क्रूज आगे के लिए रवाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी क्रूज को वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सैलानियों को लेकर वाराणसी आ रहा क्रूज बलिया होते हुए आगे बढ़ रहा है। वो गाजीपुर में रुकेगा। यहाँ सैलानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा देखने के साथ अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। रविवार को क्रूज के वाराणसी पहुंचने की संभावना है। पीएम के वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाने के बाद 13 जनवरी को यात्रा शुरू होकर गाजीपुर होते हुए पटना पहुंचेगा। वाराणसी में G20 सम्मेलन को लेकर नगर निगम ने युद्ध स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में नगर आयुक्त प्रण सिंह ने बताया कि शहर में सफाई व सौंदर्यीकरण का विशेष कार्य कराया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों व हेरिटेज भवनों पर डेकोरेटिव लाइट्स, फसाड लाइटिंग, इनोवेटिव लाइटिंग व लैंडस्केपिंग करके सुंदरता बढ़ाई जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल ताज तक, बाबतपुर तिराहा, संत अब्दुल्लानंद कचहरी, बाबा भीमराव अंबेडकर, माल रोड, पुलिस लाइन व सर्किट हाउस क्रॉसिंग, ताज होटल से लेकर रुद्राक्ष तक, चौकाघाट, तेलियाबाग, मरीमाई तिराहा, बल्दिया चौराहा, साजन तिराहा होते हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक सजावट होगी। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों को थीमेटिक लाइटिंग से सजाया जाएगा। साथ ही G20 थीम से लोगो और झंडों को फहराया जाएगा। बता दें कि यूपी में G20 से संबंधित 11 विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 6 कार्यक्रम काशी में होंगे। नगर आयुक्त प्रण सिंह के द्वारा शनिवार को रामनगर का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका परिषद रामनगर का कार्यकाल दिनांक 6 जनवरी को समाप्त होते ही आज नगर आयुक्त के द्वारा अपने महातत अधिकारियों के साथ पालिका परिसर स्थित कार्यालय का विधिवत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पालिका परिषद में बड़ी संख्या में कार्यालय में कर्मचारी व सफाई कर्मी कार्यरत हैं। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कर्मचारियों की उपस्थिति आधार कार्ड एवं फोटो के साथ भौतिक सत्यापन कर 2 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जाए। यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त प्रण सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि कोई कर्मचारी किसी के आवास या अन्य स्थानों पर तैनात हो तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित कर्मचारी को अवमुक्त कराते हुए उसे अपने कार्यस्थल पर तैनाती सुनिश्चित कराया जाए। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की 25वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में वीडियो उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, नगर आयुक्त प्रलय सिंह, यूपीएसआरटीसी के आरएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यूपीएसआरटीसी के आरएस ने बताया कि वर्तमान में शहर में 50 ई बसें और 130 में से 103 डीजल बसें संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा 27 डीजल बसों की व्हीकल हेल्थ पूर्ण हो चुकी है।
इस पर मंडलायुक्त ने खराब बसों को नगर निगम द्वारा मॉडिफाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा चौराहों, झुग्गी, मलिन बस्तियों में निःशुल्क क्लास का संचालन किया जाए। उन्होंने यूपीएसआरटीसी के आरएम को निर्देशित किया कि शहर में विभिन्न स्तर से विभिन्न मार्गों पर इलेक्ट्रिक सीएनजी सोलर बसें चलाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंट के माध्यम से कंपनी के साथ कार्य करें। भीषण शीतलहर को देखते हुए बीती रात मंडलायुक्त कौशला शर्मा ने वाराणसी कैंट तथा वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन परिसर में गरीब एवं निराश्रित जनों को कंबल वितरण किया। अधिकारी ने इस दौरान महातत्व को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में कोई भी खुले आसमान के नीचे सोता हुआ न मिले। ऐसे लोगों के सोने की व्यवस्था तत्काल रैन बसेरों में कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में सभी प्रमुख चौराहों और बाजारों में अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। संबंधित अधिकारी खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करें। पुलिस प्रशासन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने शनिवार को दाल मंडी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से 30 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ है। पुलिस आरोपित के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी रही। चौकी प्रभारी दाल मंडी अजय कुमार, उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव व कांस्टेबल वीरेंद्र पाल थाना के सामने गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि कुड़ीगढ़ टोला में किसी दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री की जा रही है। इस पर पुलिस सतर्कता दिखाते हुए दुकान पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति मिला, उसके पास नाम पता पूछा गया तो पहले वो घबराने लगा। उसने अपना नाम सलमान अहमद निवासी चौक बताया। दुकान के आगे रखे कार्टून में काफी मात्रा में चाइनीज मांझा मिला। उसने मांझा बेचने का लाइसेंस मांगा गया तो वो नहीं दिखा सका। इस पर मांझा बरामद करने के साथ ही दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। पतंग की दुकान पर मांझा आपको नहीं मिलेगा। ये लोग पतंग बेचते हैं, साधारण मांझा बेच रहे हैं। चाइनीज मांझा कहीं इधर उधर से लाकर इधर उधर अपने आदमी सेट करके उसको बेचते हैं। जैसे दाल मंडी में सलमान नाम का व्यक्ति बेच रहा था, 30 किलो 500 ग्राम मांझा उसके पास से पकड़ा गया है। संचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण से विधिक कार्रवाई की है। आगे क्या योजना होगी आपकी तरफ से? लगातार प्रयास जारी है, कमिश्नरेट पुलिस में संपूर्ण वाराणसी नगर में अगर कहीं भी कोई मांझा प्रतिबंधित बरामद होता है चाइनीज तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू में सुफलाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शनिवार को ही 3 दिन के इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उन्होंने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार के सीनेट हॉल में खेती से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। प्रदेश में खेती को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में खेती बाड़ी काफी चैलेंजिंग हो गई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी और जल का हुआ है। क्रॉप पैटर्न में हमने धान, गेहूं और गन्ना अपना लिया। ये सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली फसलें हैं। 10-15 साल से लगातार हम इन फसलों को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से धरती का जलस्तर घट गया है। उन्होंने यूपी में आ रही खेती बाड़ी की चुनौतियों को वैज्ञानिकों से साझा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि यूपी में किसान आंदोलन फेल रहा है। इसके पीछे कारण रहा कि सपा सरकार की तुलना में योगी सरकार ने किसानों का 3 गुना अधिक अनाज खरीदा है। भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक और अध्यात्म में विविधता का वरदान प्राप्त है। यही विविधता हमारी संपन्नता का कारण है। विश्व के जैव वैविध्य वाले 36 प्रमुख स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। इसमें से एक है हमारी उत्तरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर बाद वाराणसी आ रहे हैं। सीएम योगी यहां बीएचयू में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम आगामी 13 जनवरी को वाराणसी में आयोजित होने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री इसके अलावा वाराणसी में तैयार हो रही टेंट सिटी और बैलून फेस्टिवल के संबंध में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। साथ ही वाराणसी में G20 सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।